अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे कि हम लोगों ने ये सीरीज़ शुरू की है आपके लिए, ताकि आप लोगों को आने वाले एंट्री टेस्ट में फ़ायदा हो। तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की है कि हम एंट्री टेस्ट के हिसाब से जो अपकमिंग एंट्री टेस्ट है उसमें चांसेस यही है कि आपके लिए एक पीएमसी बेस्ड टेस्ट हो, जिसमें फेडरल, सिंध और तमाम सूबों की किताबों के सारे टॉपिक्स जो सिलेबस होगा वो शामिल होगा। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और हम इसी सिलसिले में आज एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, होलोज़ोइक न्यूट्रिशन, चैप्टर नंबर 11 से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। तो इसको मैंने दो सेगमेंट्स में, दो वीडियोज़ में डिवाइड किया है। पहले हम इसे पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन से लेकर, और इसको हम कंप्लीट करेंगे आज इंशाल्लाह एसोफेगस तक, ताकि फिर हम स्टमक एंड ऑनवर्ड्स चीज़ों को आगे लेकर चलें। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको एक डायग्राम नज़र आएगी, जिसमें आपको माउथ के पार्ट्स यानी पैलेट, ऊला, टंग, टीथ नज़र आ रहे हैं। फिर स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स में सबमैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड्स। तो ये तीन तरह के ग्लैंड्स हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। माउथ रीजन में हमें नज़र आ रही है फेरिंग्स का कुछ हिस्सा, और बेटा फिर एसोफेगस, देन स्टमक, साथ में अगर हम देखें तो लिवर, पेंक्रियाज भी है, पेंक्रियाज की डक्ट है, गॉल ब्लेडर है, कॉमन बाइल डक्ट है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके तीन पार्ट्स आपको यहाँ विजुलाइज हो सकते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। इसी तरह बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, किसके काफ़ी सारे पार्ट्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं, ट्रांसवर्स कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, सीकम, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन और रेक्टम। बेसिकली सीकम, कोलॉन, रेक्टम, दीज आर द थ्री पार्ट्स। लेकिन हमने यहाँ कोलॉन को ट्रांसवर्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिग्मोइड में कैटेगराइज किया है। और यहाँ आपको एक अपेंडिक्स भी नज़र आ रही होगी, और अगर आप अपेंडिक्स को देखें तो ये भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास मौजूद है। और लास्ट पार्ट होगा बेटा इसमें एनस का। तो एक एक करके सब पार्ट्स को देखते हैं। नेक्स्ट में भी हमारे पास सेम डायग्राम है, लेकिन इसमें आपको फंक्शंस के साथ बताया गया है। ये कुछ डायग्राम तो आपके लिए आसानी करेंगी अगर आप जल्दी गो थ्रू करना चाहते हैं चीज़ों को। तो माउथ है जो कि ब्रेकअप करेगा फूड पार्टिकल्स को, असिस्ट करेगा प्रोड्यूसिंग स्मोकिंग लैंग्वेजेस। तो हम डिफरेंट लैंग्वेज जो बोलते हैं वो भी माउथ से रिलेटेड है। स्लाइवरी ग्लैंड्स यहाँ दिखा रहे हैं, जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। इसका काम मॉइस्ट करना होगा, लुब्रिकेट करना होगा फूड को। इसके अलावा इसमें माइलेज मौजूद होता है जो पॉलीसेक्राइड्स की डाइजेशन स्टार्ट करेगा। तो आपको इस डायग्राम से एक चीज़ याद रखनी है, तीन रीजन ऐसे होंगे जहाँ डाइजेशन होगी। तो सबसे पहले बेटा माउथ, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होगी। देन स्टमक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर स्टोर भी होगी फूड, पेप्सिन यहाँ प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट करेगी। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर फर्दर कंप्लीशन भी होनी है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टेड फूड की। लिवर का फंक्शन देखें अगर हम यहाँ पर, तो ब्रेक डाउन करेगा, बिल्डअप करेगा बायोमोलिक्यूल्स को। तो एक्चुअली इसका काम जो फूड होगी वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर पहुँचेगी। विटामिन, आयरन को स्टोर करेगा, ओल्ड ब्लड सेल्स को ये रिमूव करता है, पॉइजन्स को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और बाइल प्रोडक्शन करेगा गॉल ब्लेडर के साथ। गॉल ब्लेडर यहाँ स्टोर करेगी और कंसनट्रेट करती है बाइल को। और अगर हम फिर से फेरिंग्स की बात करें तो ये सिर्फ स्वेलोइंग का काम करता है, इंगल्फिंग का, और एसोफेगस सिर्फ ट्रांसपोर्ट का। पेंक्रियाज की बात करें तो ये हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, लाइक इंसुलिन, ग्लूकागोन। बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा जो न्यूट्रलाइज करेगा स्टमक एसिड्स को। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन को। अमाइलेज पॉलीसेक्राइड्स को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज लिपिड्स को। स्मॉल इंटेस्टाइन की थोड़ी सी बात हमने की अभी, ये कंप्लीट करेगी डाइजेशन को। लेकिन म्यूकस यहाँ मौजूद है जो गट वॉल को प्रोटेक्ट करेगा।
न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होगी, मॉइस्ट करेगा मोस्ट ऑफ द वाटर, यहाँ एब्जॉर्प्शन कह रहे होती है। पेप्टाइडेज डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन्स को, सक्रेज डाइजेस्ट करेंगे शुगर्स को, और अमाइलेज डाइजेस्ट करेंगे पॉलीसेक्राइड्स को। एक्चुअली ये सारे आपकी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। लार्ज इंटेस्टाइन रिएब्जॉर्ब करेगी वाटर को और ऑयंस को। इसके अलावा फीसिस की फॉर्मेशन करती है। रेक्टम का काम इन फीसिस को स्टोर और एक्सपेल करना है। एनस की मदद से ये फीसिस एलिमिनेट होंगे। तो ये एक कंप्लीट चार्ट है जो आपको क्विक गो थ्रू देगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। हमारी बुक की तरफ चलें तो हम देखते हैं हमारी बुक में क्या है। हमारी बुक में लिखा है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम गट कह रहे हैं, जिसमें दो ओपनिंग होती हैं, माउथ और एनस। इसे जीआईटी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो दूसरे एनिमल्स की तरह गट के यहाँ कंप्लीट होती है माउथ से लेकर एनस तक। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की मज़ीद बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं। थोड़ा सा एसेसरी ग्लैंड्स को लेकर यहाँ डिफरेंस दिया है। आप फेडरल की बुक को भी आप इसी लेक्चर में देखेंगे तो वहाँ कुछ और नाम बताए गए हैं। मतलब एसेसरी ग्लैंड्स को वो कहते हैं लिवर, पेंक्रियास, और स्लाइवरी ग्लैंड्स को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में शामिल कर रहे होते हैं। तो नो डिस्टिंक्शन एट ऑल के इतनी ज़्यादा अगर हम डिस्क्रिमिनेट करें तो आप याद रख लेंगे तीनों को, और जैसे आपके पास कोई चॉइस आती है वैसे आप इसको करेक्ट फिल करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस चीज़ों पर मुश्तमिल है? माउथ में ओरल कैविटी जिसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं। फिर उसमें आपको टीथ मिलते हैं, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस। ग्लैंड्स इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं स्लाइवरी ग्लैंड, लिवर, पेंक्रियास। तो ये कह रहे हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। यहाँ फिर से एक डायग्राम है जो हमारी किताब की है। इसमें बेटा जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और मसल यहाँ दिखाई देगी। ये जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है ये एसोफेगस से स्टार्ट है, और यहाँ इन मूवमेंट्स को हम कहते हैं, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं पेरिस्टल्सिस का। अगर ये डाउनवर्ड हैं जिस तरह दिखाए गए हैं डायग्राम में तो ये पेरिस्टल्सिस, और अगर वोमिटिंग का केस होगा तो ये अपोजिट होंगी जिसे हम कहते हैं एंटी पेरिस्टल्सिस। स्टमक के अगर हम इनर साइड्स को देखें तो यहाँ आपको रुगे नज़र आ रहे हैं। ये रुगे क्या होते हैं कि फोल्डिंग्स होती हैं, हम इसे डिस्कस करेंगे आगे। बाकी तकरीबन चीज़ें वही हैं जो हमने पहले डायग्राम्स में देखी। तो मज़ीद आगे चलें और प्रॉपरली इस टॉपिक पर पहुँचते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को माउथ कैविटी, बकल कैविटी भी कहते हैं, और ये एक स्पेस पर मुश्तमिल है जिसमें अपर और लोअर जॉ बनाते हैं। याद रखना है कि हमारा जो अपर जॉ है वो फिक्स्ड होता है, लोअर जॉ मूवेबल है। अगर ओरल कैविटी की एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं कि एक रूम की तरह है जिसका जो टंग है वो फ्लोर बना रही है। रूफ जो है वो डोम शेप बोनी हार्ड पैलेट से बना है, और इंटीरियर साइड पर सॉफ्ट पैलेट। तो यानी स्टार्टिंग में आपको सॉफ्ट पैलेट मिलता है और फिर एंड की तरफ हार्ड पैलेट एंड की तरफ, और स्टार्टिंग में इंटीरियर पार्ट पर सॉफ्ट पैलेट होता है। इसने थोड़ा सा मुझे लगता है गड़बड़ की हुई है। इट्स रूफ इज़ द फॉर्म बाय ओके सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। हमारा जो इंटीरियर पार्ट है वो हार्ड पैलेट है, क्योंकि यहाँ ये चीविंग जोन होता है, चीविंग एरिया होता है, और नेक्स्ट एंगल्फिंग एरिया, तो ये सॉफ्ट पैलेट। इन द मिडल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट हैंगिंग डाउन इज अ मस्क्यूलर यूवुला। ऊवला भी पढ़ते हैं, यूवुला भी पढ़ते हैं, जो भी प्रोनाउंस करना चाहें आप इसे। तो आप अक्सर एक अपने माउथ को ओपन करते हैं, टंग को बाहर करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर नज़र आती है। अगर आप डायग्राम में भी देख रहे हों, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ऊवला। इन्होंने यहाँ अलवा लिख दिया गलती से, ये ऊवला है। अच्छा जी, मज़ीद बात करते हैं। तो फिर हमारे जो चीक्स हैं वो वॉल्स बनाते हैं एक रूम की, और दोनों जॉज जो हैं इन पर टीथ मौजूद हैं कटिंग और ग्राइंडिंग करने के लिए।
और इस तरह की जो डाइजेशन है जिसमें कटिंग ग्राइंडिंग की जा रही होती है उसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। अपर जॉ फिक्स है, लोअर जॉ मूवेबल है। और अगर आप इस डायग्राम को देखें तो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट दोनों दिखाए गए हैं। ऊला यहाँ आपको नज़र आता है। मज़ीद आगे बढ़ें बेटा तो हमें नज़र आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर माउथ में जो मौजूद है वो है टीथ। The teeth are embedded in the sockets along the length of the lower and upper jaws. तो दोनों जॉज में हमारे सॉकेट्स में टीथ फिक्स होते हैं और इस तरह की फिक्सिंग को टर्म किया जाता है थीकोडोन से। यानी जब टीथ फिक्स होते हैं जॉज में इसे थीकोडोन कहते हैं और ये सारे मेमल्स के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। दो सेट्स पाए जाते हैं हमारे पास ड्यूरिंग लाइफ टाइम। एक स्टार्टिंग में बनता है जिनको हम मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ कहते हैं। बाद में ये डेसिडियस टीथ रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से, तो इसलिए डाइफायोडोंट भी टर्म यूज़ होती है। किसके लिए बेटा? ये भी मैमल्स में यूज़ होगी। तो ये कह रहे हैं इनिशियली हमारे पास डेसिडियस टीथ हैं और डेसिडियस टीथ का नंबर आपने याद रखना होगा। ये टोटल नंबर है 20, जबकि परमानेंट टीथ जो हैं वो 32 हैं। अच्छा, एक अमेजिंग सा फैक्ट बताऊँ आपको, तो हमारे पास बेसिकली 28 टीथ हैं। 28 कैसे? हमारा जो थर्ड मोलर टूथ है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है और ये जब भी आता है इसको हम विजडम टूथ कहते हैं। और आप देखते हैं जब भी ये विजडम टूथ आता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो थर्ड मोलर टूथ हमारा लास्ट मोलर टूथ होता है, जो कि अगर आप इस तस्वीर को भी देखें तो यहाँ पर आपको थर्ड मोलर टूथ नज़र आ जाएगा। और ये जब भी आता है 17 to 21 ईयर्स एज में, तभी ये हमें पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस करता है। और जब आप किसी डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि इसको रिमूव कर देंगे बिकॉज ये फंक्शनलेस है और इसके रिमूवल से कोई नुकसान नहीं होगा। एक्चुअली इसका रीज़न एवोल्यूशन ये कहती है कि पहले जो हमसे पहले के ह्यूमन थे उनके पास वो जो फूड यूज़ करते थे वो होती थी रॉ फूड। रॉ फूड बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी, हार्ड फूड। और अब हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट फूड, प्रॉपरली कुक्ड फूड। तो इसीलिए फिर इसकी नीड नहीं रही और ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये आता है विजडम टूथ बहुत सारे जो है लोगों में। मज़ीद बात करें तो हमारे जो टीथ हैं वो डिफरेंट शेप और साइज़ के हैं, तो इस कंडीशन को हेट्रोडोन कहते हैं। तो आपको 3 टर्म्स याद रखनी है। थीकोडोंट, teeth fixed in jaws; diaphyodont, two sets of the teeth, and because of the different shape and size, they are said to be the heterodont. अब ये जो टीथ हैं इनके डिफरेंट फंक्शन होंगे और हमारे पास यहाँ पर टीथ के टोटल नंबर बताए जा रहे हैं। 32 परमानेंट टीथ में देर आर 8 इंसीजर, 4 कैनाइन्स, 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स। मोलर्स के बारे में ये कह रहे हैं दे हैव नो डेसिडियस प्रीडेसेसर, यानी इनमें आपको कोई भी मोलर्स जो हैं इनका पहले से कोई डेसिडियस नहीं होता, यानी ये एक हमेशा परमानेंट ही आते हैं। तो दैट इज़ वाई अगर आप इस 12 को माइनस करते हैं डेसिडियस से तो ये डेसिडियस टीथ आपके बनते हैं जस्ट 20। इंसीजर्स का पर्पस क्या है बेटा? इंसीजर्स जो हैं वो आपके पास कटिंग पर्पस के लिए मौजूद होते हैं। बाइटिंग टीथ हैं और इनके फ्लेट शार्प एजेस होते हैं जो फूड को कट करते हैं। शार्प पॉइंटेड कैनाइन्स होते हैं हमारे पास टीयरिंग पुलिंग करने के लिए फ्लैश को। जब आप कोई गोश्त खाते हैं तो उसको आपको चीर फाड़ करने के लिए, सिंपल वर्डिंग में कहूँ तो। द प्री मोलर्स मोलर्स इनका काम ग्राइंडिंग क्रशिंग करना है फूड की। टंग नेक्स्ट पार्ट मस्कुलर ऑर्गन है और ये अटैच होता है हायोइड बोन से। ये सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे कि एक बोन होती है जो हमारे हेड और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में मौजूद होती है और इससे ये अटैच है विद द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। अब इसका जो पोस्टीरियर और मिडल पार्ट है वो फ्री है, जबकि अगर हम इसका जो है वो लोअर पार्ट देखें तो वो अटैच होता है, तो वो फिक्स रहता है। अपर सरफेस पर अगर देखें हम टंग की तो यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शंस मिलती हैं जिन्हें पेपिला कहते हैं। इनमें नर्व एंडिंग्स हैं ताकि सेंसेशन दे सकें टेस्ट की।
और अगर हम सरफेस अंडर सरफेस देखें टंग की, तो यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स मौजूद हैं जिन्हें फ्रेन्यूलम कहा जाता है। टंग का काम क्या होगा? मेस्टिकेशन में हेल्प करेगी। मेस्टिकेशन च्यूइंग को कहते हैं। बेसिकली ये टीथ तक फूड को पहुंचाने में हेल्प करती है, स्वेलो करने में, टेस्ट और स्पीच भी। नेक्स्ट की तरफ चलें हम, तो अब हमें मिलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। अभी कह रहे हैं जब भी आप किसी स्पाइसी फूड या फिर जो भी आपकी पसंद की फूड होती है उसको आप उसके बारे में जब सोचते भी हैं तो आपके माउथ में वाटर आ जाता है, मुंह में पानी भराना उर्दू में कहा जाता है। ये वाटरी सिक्रीशन क्या है? ये स्लाइवा है, और स्लाइवा स्लाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। स्लाइवा का काम क्या होगा? फूड को लुब्रिकेट करने में मदद देगी, और इसके अंदर एक लुब्रिकेंट मौजूद है जिसका नाम है म्यूसिन। म्यूसिन बेसिकली म्यूकस है विच मेक्स द स्वेलिंग ईजी। इसमें एंजाइम भी होता है स्लाइवा में जिसका नाम है स्लाइवरी एमाइलेज, जो पार्शली डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को माल्टोज में। इसके अलावा बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक एंजाइम मौजूद है, लाइसोजाइम। ये जब आप इम्यूनिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है कि ये आपके पास माउथ में कुछ सिक्रीशंस मौजूद हैं जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम कर रही होती हैं। और बेसिकली अगर हम यहाँ एंजाइम्स की मदद से डाइजेशन को देख रहे हैं माउथ में, तो माउथ में आपके पास दो तरह की डाइजेशन हो रही है। टीथ की मदद से हो रही थी आपकी कौन सी डाइजेशन? मैकेनिकल डाइजेशन। जबकि यहाँ एंजाइम्स की मदद से हो रही है केमिकल डाइजेशन। अब ह्यूमन जो हमारी ओरल कैविटी है उसमें 3 पेयर्स पाए जाते हैं। 3 पेयर्स, ये नंबर याद रखना है, 3 पेयर्स यानी 6 इन नंबर। कौन कौन से हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स हैं जो पिन्ना के बेस पर मौजूद है। पिन्ना हम कहते हैं हमारे आउटर ईयर को। सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं जो कि टंग के बेस पर पाए जाते हैं। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? द बेस ऑफ लोअर जॉ। मज़ीद बता रहे हैं बेटा, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं इनको कंट्रोल करता है कौन? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और अमाउंट जो है स्लाइवा का वो कांस्टेंट है, और तकरीबन ये 1 से 1.5 लीटर पर डे किसी भी पर्सन में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पार्ट पर हमारे पास आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स बेसिकली एक कॉमन ट्यूब है जो कि एयर को भी लेकर आती है नेजल कैविटी से और फूड को माउथ कैविटी से। फेरिंग्स कनेक्टेड एंटीरियरली टू ओरल कैविटी एंड द नेजल कैविटी साइमल्टेनियसली। कह रहे दोनों तरफ से जुड़ी हुई है, नेजल कैविटी से भी और ये आपकी ओरल कैविटी से भी। जबकि पोस्टीरियर जो है इसका कनेक्शन वो एसोफेगस और लैरिंग्स के साथ है, यानी फ्रंट पार्ट से ये अटैच होती है आपके माउथ से और नेजल कैविटी से, और इसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो अटैच है किसके साथ? एसोफेगस और लैरिंग्स के साथ। एसोफेगस को गलेट का नाम भी दिया गया है, ये नाम याद रखना है। फेरिंग्स परमिट करती है जो भी स्वेलोड फूड है, सॉलिड्स हैं जो आपके इंगल्फ होकर आए हैं, और इनको ये एसोफेगस में भेजेगी और एयर को लेकर जाती है ये नेजल कैविटी से, फिर लैरिंग्स और फिर ट्रेकिया की तरफ। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, एसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। The pharynx also connects on the either side with the cavity of the middle ear by a way of this eustachian tube and provides for the equalization of air pressure on the eardrum membrane. अब फेरिंग्स का एक और काम देख लें आप यहाँ। ये कह रहे हैं दोनों तरफ से फेरिंग्स जुड़ी हुई होती है यूस्टेशियन ट्यूब से। यूस्टेशियन ट्यूब क्या है? एक्चुअली जब हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की तो उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, और ह्यूमन बींग्स में स्पेशली या लैंड एनिमल्स जो हैं कॉर्डेट्स हैं जिनमें आपके पास कोई गिल्स मौजूद नहीं होते, वहाँ पर ये यूस्टेशियन ट्यूब की फॉर्मेशन करती हैं। अब यूस्टेशियन ट्यूब को आपको याद रखना है ये कहाँ से कनेक्ट है? मिडिल ईयर से। मिडिल ईयर से लेकर आपके फेरिंग्स रीजन से अटैच्ड। और काम क्या है यूस्टेशियन ट्यूब का? ये आपके एयर के प्रेशर को बैलेंस रखती है एयर ड्रम मेम्ब्रेन पर। अच्छा जी, मज़ीद बात करें द प्रिंसिपल मसल्स। जो मसल्स यहाँ पाए जाते हैं आपके फेरिंग्स में,
उनका काम मैकेनिक्स है स्वेलोइंग का, यानी इंगल्फिंग करने में। और देयर आर 3 फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स। फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स मसल्स को ही कह रहे हैं यहाँ पर, और मसल्स ये स्मूथ मसल्स हमेशा याद रखना है आपने, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट टंग। अच्छा जी, मज़ीद बात करें तो ये कह रहे हैं फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर्स जो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, और प्राइमरी मस्कुलेचर मसल्स बना रहे हैं आपके फेरेंजियल बॉल्स के। स्वेलिंग का मैकेनिज्म समझना है आपको। जब हम च्यूइंग करते हैं फूड की, मिक्सिंग हो जाती है स्लाइवा के साथ, और जब ये स्लाइवा के साथ मिक्सिंग हो जाती है तो फूड सॉफ्ट हो जाती है, लुब्रिकेट हो जाती है, बॉल लाइक। तो माउथ में फूड की स्ट्रक्चर बॉल लाइक होती है, जिसको हम बोलस कहते हैं। फिर इसको पुश किया जाता है टंग की मदद से, सॉफ्ट पैलेट की मदद से भी, फेरिंग्स की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम डीग्लूटिशन या फिर स्वेलोइंग भी कहते हैं, इंगल्फिंग भी कहते हैं। ये वॉलेंट्री प्रोसेस होता है इनिशियली, यानी जब तक फूड माउथ में है तो वो आपके कंट्रोल में होती है, और जस्ट जब आपने इंगल्फ की है तो उसके बाद ये आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो इट इज़ दिस वॉलेंट्री प्रोसेस इन विच द मैस्टिकेशन इज सीज। मैस्टिकेशन यहाँ कम हो जाएगी, एयर पैसेज वे इज टेम्परेरी ब्लॉक्ड, क्योंकि फेरिंग्स कॉमन पैसेज थी, तो जब तक फूड आपके पास पहुँचती है स्वेलोइंग के लिए, तो उस वक्त कुछ वक्त के लिए आपका रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक होता है। सो बोलस पुश बिहाइंड द टंग इनटू द फेरिंग्स। अब जैसे ही एंट्री होती है बोलस की नेज़ल कैविटी में, अगर हम ये कहें कि नेज़ल कैविटी के साथ फेरिंग्स भी जुड़ी हुई है, तो अगर ये बोलस नेज़ल कैविटी की तरफ चला गया तो प्रॉब्लम होगी। इसको बचाने के लिए सॉफ्ट पैलेट यहाँ मौजूद होता है। तो सॉफ्ट पैलेट या फिर आपने जो यूला देखा था वो भी इसे प्रोटेक्ट करता है। तो एज द बोलस इज फोर्स इनटू द फेरिंग्स, द लैरिंग्स मूव अपवर्ड। जैसे ही फोर्स किया जाएगा बोलस को फेरिंग्स की तरफ, लैरिंग्स अपवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। एपिग्लॉटिस जो कि एक लिड लाइक कवरिंग है, एक केप है, एक ढक्कन है, ऐसे कह रहे हैं, प्रोटेक्ट द एंट्रेंस ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स की ओपनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहा जाता है। ग्लॉटिस को प्रोटेक्ट कौन करता है? एपिग्लॉटिस। तो फिर इस तरह से फूड कहाँ पहुँच जाती है? एसोफेगस में। तो बोलस डाइवर्ट हो जाता है एसोफेगस की तरफ। नेक्स्ट में आपको डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि बोलस जो है ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये मूव करता है। तो जैसे ही ये मूव कर रहा है, व्हेन अ पर्सन इज नॉट स्वेलोइंग, एसोफेजियल स्फिंक्टर मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड। ये आप देखें यहाँ पर मसल नज़र आएंगे आपको, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। एपिग्लॉटिस अप है, ग्लॉटिस ओपन है, एयर पैसेज हो रहा है। लेकिन जैसे ही स्वेलिंग हुई, स्वेलिंग रिफ्लेक्स ट्रिगर हुआ, तो जैसे ही फूड एंटर होगी, थर्ड पोर्शन में देखें आप, थर्ड नंबर पर, द लैरिंग्स, द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मूव अपवर्ड and the tip of the epiglottis over the glottis, preventing the food from entering the trachea. तो इस तरह से ट्रेकिया में फूड एंटर नहीं होगी। नेक्स्ट पे फोर्थ नंबर पर देखें तो एसोफेजियल जो स्फिंक्टर्स हैं वो रिलैक्स होंगे। अब जब ये रिलैक्स होंगे तो फिर बोलस जो है एसोफेगस में एंटर होगा, और जैसे ही फूड एंटर होगी एसोफेगस में, लैरिंग्स मूव करेगा डाउनवर्ड और ओपन कर देगा ब्रीथिंग पैसेज को। तो ये जो वेव्स हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की, ने हमने पेरिस्टालसिस कहा था स्टार्ट में, आप देख रहे हैं ये इसे पहुंचा रही हैं कहाँ से? एसोफेगस से लेकर स्टमक तक। अब आपने याद रखना है, जब फूड एंटर होती है तो उस वक्त एसोफेगस जो है उसके मसल्स में मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रही है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो मसल्स एसोफेजियल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड हैं, और जैसे ही फूड गुजर रही है फिर ये रिलैक्स होते हैं और फूड डाउनवर्ड मूव करती है स्टमक की तरफ। नेक्स्ट में आपको पेरिस्टालसिस ही बताई गई है बेटा, और यहाँ पर बताया ये जाएगा कि आपके पास मोस्टली ये कह रहे हैं, जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको आपके मूवमेंट में फ़ील होती हैं, बहुत सारी मूवमेंट फ़ील होती हैं एब्डोमेन में। तो ये क्यों है? बिकॉज हमारे पास इनवॉलेंट्री रिदमिक मूवमेंट्स हैं, जिस जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हो रही हैं हमारे गट मसल्स की,
और ये प्रोपेल कर रहे थे फूड को गट में. So this kind of movement also occurs in the tube-like or ducts of the other systems of the body. कह रहे हैं इसी तरह की movements और भी ducts में आपको मिल सकती हैं. It begins from the pharynx से start होगी, it begins from the pharynx and then esophagus, और फिर ये प्रोपेल करती रहेगी पूरे एंड तक. यानी आपको सिंपली याद रखना है पैरासेल्सिस आर द रिदमिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द GIT. ठीक है, सिर्फ फेरिंग्स की मूवमेंट या एसोफेगस की मूवमेंट याद नहीं रखेंगे आप. अब जो वॉल्स हैं हमारे एलिमेंट्री कनाल की, उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं जिनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. और यहाँ पर आपके पास दो लेयर्स बताई गई हैं इन मसल्स की. इनर लेयर है सर्कुलर मसल्स से बनी हुई, आउटर लेयर है लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनी हुई. अगर हम स्टिमुलस की बात करें तो वो है डिस्टेंशन ऑफ द गट वॉल ड्यू टू द बोलस. जैसे ये फिल्ड होगा फूड से, इसको हम नाम दे रहे होते हैं कि ये आपके पास डिस्टेंशन हो रही है. डिस्टेंशन इज ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर while the contraction of the longitudinal muscle, the circular muscles behind the bolus contract. अब देखें, हमने बात की थी कि जो सर्कुलर मसल्स हैं ये बोलस से पीछे होंगे तो ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करेंगे. इसको याद रख लें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी की वजह से बोलस पर प्रोपल्सिव फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी. एंटी पैरासेल्सिस की बात करें तो जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमें अब नॉर्मल मूवमेंट्स फील होती हैं, और इस फीलिंग को हम कह रहे होते हैं नोज़िया. नोज़िया सिंपली सेंसेशन होती है वोमिटिंग की, और ये फूड जो है आपके ओवर ईटिंग की वजह से बाहर आना चाहती है. और अगर ये फूड बाहर आएगी माउथ से तो इसे हम कहते हैं वोमिटिंग. अब ये ओवर डिस्टेंशन भी हो सकती है, GIT की इरिटेशन की वजह से भी हो सकती है, पॉइजनस फूड या टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से भी हो सकती है. और ये टोटली रिवर्स होगी कि किसके, पैरासेल्सिस के. इट्स अ रिवर्स involuntary movement of smooth muscles unlike the paracelsus. During process stomach squeeze, stomach जो है बिल्कुल squeeze होगा, गैस्ट्रोफेरेंजियल स्फिंक्टर रिलैक्स रहेंगे, और ये स्टमक के कंटेंट्स को वापस बाहर आने में मदद करेंगे, और वोमिटिंग होगी. वोमिटिंग को मेडिकली इमेसिस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, EM इमेसिस. अब ये तो बेटा यहाँ तक टॉपिक हमने कवर किया है हमारी सिंध की बुक का. यानी कहा था हम एसोफेगस तक चलते हैं, और नेक्स्ट में हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है, इसी को मैंने कंटिन्यू किया है आपके लिए फेडरल की बुक से. तो ये आपके पास फेडरल की बुक की जो है वो मेन पेज. अब देखिए फेडरल क्या लिखता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पढ़ते हैं. तो कह रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एनाटॉमिकली या फंक्शनली हम डिवाइड करते हैं ट्यूबुलर GIT, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. विजरा वर्ड भी हम यूज़ करते हैं बहुत कॉमनली, विजरल ऑर्गन्स का वर्ड भी यूज़ किया जाता है. तो viscera are frequently used to refer the abdominal organs of the digestion, but actually viscera can be any organ such as spleen, stomach, lungs. तो आपके abdomen में आने वाले organs को viscera कहा जाता है, और even ये visceral organs lungs को भी बता रहे हैं. गट क्या है, एनाटॉमिकल टर्म है जो जनरली रेफर करती है स्टमक और इंटेस्टाइन के लिए. द फर्स्ट सेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द माउथ और ओरल कैविटी. अब ओरल कैविटी ओपन होगी किसमें, फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से आएगी एसोफेगस में. एसोफेगस की मीनिंग बता रहे हैं पैसेज वे, और ई से भी इसे लिखा जाता है, ओ से भी लिखा जाता है. ओ लिखा जाता है ब्रिटिश में और अमेरिकन में ई. एसोफेगस ओपन होगी स्टमक में, देन स्टमक ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ ड्यूडीनम है. ड्यूडीनम की मीनिंग याद रखनी है, 12 फिंगर ब्रेथ इन लेंथ. ठीक है, ये इसकी आपको विड्थ बता रहे हैं 12 फिंगर के बराबर. द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम. जेजुनम की मीनिंग है एम्प्टी. लास्ट सेगमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम है, मीनिंग है ट्विस्टेड. लास्ट सेक्शन की बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तो वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका फर्स्ट सेगमेंट सीकम है, मीनिंग ब्लाइंड.
अटैच्ड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, वर्म लाइक अपेंडिक्स मौजूद होती है। द सीकम इज फॉलोड बाय असेंडिंग ट्रांसफर डिसेंडिंग सिग्मोइड कोलॉन, ये हमने स्टार्ट में बात की थी, फेटल ने भी वैसे ही लिखा है। रेक्टम की मीनिंग स्ट्रेट होती है और रेक्टम एनल कनाल से जुड़ा है जो एंड होती है एनस में, और यहाँ से फूड फिर एक्सपेल की जाती है। तो ये तो इन्होंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, और एक एक करके हम अब इसकी भी बात करें तो इन्होंने ये डायग्राम दी है, तकरीबन वही डायग्राम है जो मैंने पहले डिस्कस किए, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर एलिमेंट्री कनाल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस डिटेल में बताए गए हैं। तो जीआई ट्रैक के जो ऑर्गन्स हैं उनमें ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एसेसरी ऑर्गन्स में टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लेडर, पेंक्रियाज। अब देखिए यहाँ इसने एसेसरी ऑर्गन्स का वर्ड यूज़ किया है, तो ये सारे ऑर्गन्स जो एड ऑन करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में। जीआई ट्रैक्ट जो एक्सटेंड होगा माउथ से एनस तक, ये कंटिन्यूस ट्यूब है, और यहाँ इसकी एक लेंथ बताई गई है 9 मीटर। ठीक है, हमारी बुक में ये नहीं है, लेकिन फेडरल की बुक ने इसकी लेंथ बताई है 30 फीट लॉन्ग। और ये चलती है कहाँ से, ये ट्रेवल करती है थोरेसिक कैविटी, एंटर होती है एब्डोमेन में डायाफ्राम रीजन पर। डाइजेस्टिव ट्यूब जितनी भी होंगी बेटा, डाइजेस्टिव ट्यूब्स के बारे में याद रख लें, या आप स्टमक भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये बात बताई जाएगी कि वहाँ पर आपको 4 मेजर लेयर्स मिलती हैं। इन मेजर लेयर्स को ट्यूनिक्स भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होगी, इंटरनल होगी बेटा म्यूकोसा, एक्सटर्नल होगी सिरोसा, जिसमें सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस दरमियान में शामिल होंगी। तो 4 ट्यूनिक्स लिख रहा है यहाँ पर जो मैंने बात की, ऑल एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम एसोफेगस टू द एनस। तो ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं यहाँ सबसे पहले, जिसमें माउथ है। माउथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पहला पार्ट, जिसमें इन्होंने बाउंड्री बताई है, आपके पास बाउंड्री बताई है लिप्स से, और फिर फॉसेस मौजूद हैं। फॉसेस की मीनिंग थ्रॉट या ओपनिंग भी कहते हैं ऑफ द फेरिंग्स। चीक्स हैं, फिर पैलेट यहाँ पर मौजूद है, मस्कुलर जो है वो फ्लोर यहाँ मौजूद है। ओरल कैविटी में मॉइस्टनेस है, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। एपिथेलियल सेल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आप इसको याद रखेंगे कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल लाइनिंग यहाँ मौजूद है, जो प्रोटेक्शन करेगी एब्रेशंस। एब्रेशंस यहाँ रगड़ कह सकते हैं, फ्रिक्शन कह सकते हैं, किसी भी कट को कह सकते हैं। नेक्स्ट में बेटा इन्होंने माउथ के पार्ट में पैलेट और पैलेटाइन टॉन्सिल्स बताए हुए हैं। टॉन्सिल्स का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई है। द पैलेट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एंटीरियर बोनी पार्ट है जिसको हार्ड पैलेट कहा था, पोस्टीरियर नॉन बोनी पार्ट है जो सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट में क्या क्या मौजूद हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। वोला जिसकी मीनिंग बता रहे हैं ग्रेप, तो ग्रेप की तरह से ये स्ट्रक्चर आपके पास होती है माउथ में, और ये प्रोजेक्शन है सॉफ्ट पैलेट की है। पैलेट इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्वेलिंग प्रोसेस, पैलेट का काम इंगल्फ करने में हेल्प करना है, फूड को प्रिवेंट करेगा नेज़ल कैविटी में जाने से, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पैलेटाइन टॉन्सिल्स यहाँ मौजूद होते हैं लेटरल वॉल ऑफ द फॉसेस। अब ये टॉन्सिल्स क्या हैं बेटा, टॉन्सिल्स आप पढ़ते हैं कहाँ पर कि ये हमारे पास जो हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। तो इन केस कि अगर कोई भी यहाँ बैक्टीरिया आते हैं तो बेसिकली ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ ही हैं, लिम्फोइड टिश्यूज़ ही हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स की हमने बात की, यहाँ सेम ही बात की गई है कि 3 पेयर्स मौजूद होते हैं, जिनमें पैरोटिड हैं, सब मैंडिबुलर हैं, सब लिंगुअल हैं। इनकी लोकेशन इन्होंने बात नहीं की है, हमने डिस्कस की है। फेरिंग्स की बात करें तो ये कह रहे हैं यहाँ 3 पार्ट पर फेरिंग्स मुश्तमिल है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरेंजियोफेरिंग्स। अब अगर हम बात करें तो ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजियोफेरिंग्स ये सिर्फ फूड को ट्रांसमिट करती हैं। बाकी अगर हम बात करें नेज़ोफेरिंग्स की, तो नेज़ोफेरिंग्स का फूड से कोई ताल्लुक नहीं है। ओरोफेरिंग्स कम्युनिकेट करती है नेज़ोफेरिंग्स के साथ, फिर लेरिंग्स, देन लेरेंजियोफेरिंग्स इंफीरियरली और माउथ एंटीरियरली। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है बेटा कि अगर हम बात करें नेज़ोफेरिंग्स की, तो जो नेज़ल रीजन में फेरिंग्स मौजूद है, ओरोफेरिंग्स जो माउथ रीजन में, और जो लेरिंग्स की तरफ फैली हुई है, यानी
ओरोफेरिंक्स ही जब लैरिंग्स की तरफ फैलती है तो ये लैरिंजोफेरिंक्स कहलाती है। एसोफेगस की हमने बात की है पहले भी, यहाँ मज़ीद बात करें तो ये कह रहे हैं कि ये वो पार्ट है जो एक्सटेंड करता है फेरिंक्स से स्टमक के दरमियान, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और ये इन द एंटीरियर टू द वर्टिब्रा एंड पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया से पीछे होता है और फ्रंट पर मौजूद होता है हमारे वर्टिब्रा से। It passes through the esophagus hiatus. Opening of esophagus is known as esophagus hiatus. ठीक है, जैसे हमने ग्लॉटिस कहा था, लैरिंग्स की ओपनिंग को, एसोफेगस की ओपनिंग एसोफेगल हाइटस कहलाती है। Of the diaphragm and ends to the stomach, an upper esophageal sphincter and lower esophageal sphincter, ये वही बात है सेम कि यहाँ स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं, और स्फिंक्टर क्या है, कलेक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, दे आर प्रेजेंट अपर लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन टू एंड आउट ऑफ द एसोफेगस। तो हमारे पास मज़ीद सिर्फ डायग्राम थे, मैंने आपसे कहा हमने सिर्फ एसोफेगस तक यहाँ आज कवर करना है, स्टमक से कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी अगर आप मज़ीद देखना चाहें तो ये कुछ क्लियर डायग्राम्स हैं जो कि फेडरल की बुक के हैं। तो ये आपको माउथ की स्ट्रक्चर, अपर लिप, इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स क्लियरली नज़र आते हैं। सॉफ्ट पैलेट, पैलेटाइन ऊला यहाँ नज़र आता है, पैलेटाइन टॉन्सिल नज़र आ रहे हैं, टंग नज़र आ रही है, और अगर हम देखें तो सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स की लाइनिंग यहाँ आपको नज़र आती हैं, सब लिंगुअल फोल्ड्स नज़र आते हैं, लोअर लिप यहाँ मौजूद है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो फ़िलहाल के लिए आज इतना ही है, हम मज़ीद फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जो भी आपकी तरफ से सजेशन हो मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।